हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूँ राज दोस्तों। और आज का जो दोस्तों सेशन रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात करने वाले हैं हम पावर फैक्टर की, बात करने वाले हैं ऐसी सर्किट की जिसमें से लगभग आपने देखा होगा एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, जब प्योर टेक्निकल क्वेश्चन लिया जाता है तो इस अकेले चैप्टर में से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है, इसको समझ लेना है, कवर कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। एसी सर्किट में पावर घटक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? अब देखिए दोस्तों, पावर घटक दे दिया जाता है, पावर फैक्टर दे दिया जाता है, कोस फाई दे दिया जाता है, इसको कोस फाई भी लिखते हैं, इसको शक्ति गुणक भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शक्ति गुणक। तो पावर फैक्टर के अलग अलग नाम होते हैं, मतलब एक ही होता है। ठीक है, पावर घटक दे दिया जाता है, पावर फैक्टर लिख दिया जाता है, शक्ति गुणक लिख दिया जाता है, कोस फाई लिख दिया जाता है। आपने थ्योरी पढ़ी है, अच्छी बात है, लेकिन एमसीक्यू के अंदर अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ सके तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये क्या बता रहा है, एसी सर्किट में पावर घटक यानी पावर फैक्टर की बात की गई, यानी शक्ति गुणक की बात की गई है, यानी कोस फाई की बात की गई है। ठीक है, तो इसके अंदर शून्य शून्य तो कभी पावर फैक्टर होता ही नहीं। पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है, जिसको हम एक बोलते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए आगे क्या बता रहा है, वोल्टेज और करंट के बीच के कोण का कोसाइन। ये बिल्कुल सही बात है, पावर फैक्टर की 3 डेफिनेशन बनती है, तीनों में से एग्जामिनर कोई भी पूछ सकता है भाई। ठीक है, उसके बाद प्रतिक्रियाशील ऊर्जा नहीं होगी, वोल्टेज और करंट के बीच के कारण के साइन नहीं, ये नहीं होगा। कोण आपको ध्यान रखना है, कोण ये हमारा मान लो करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, इनके बीच में जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, एक तो एसी सर्किट के अंदर तो ये परिभाषाएं हो जाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया हमारा, 3 फेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो उसके अंदर आप बताओगे के डब्ल्यू और केवीए के अनुपात को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, के डब्ल्यू और केवीए के, ये दोस्तों हमारी वास्तविक शक्ति होती है, ये हमारी अवास्तविक शक्ति होती है। ठीक है, ये इन दोनों के अनुपात से जो आएगा वो पावर फैक्टर आएगा, और वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारी पावर फैक्टर को सुधारा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। अगर पावर फैक्टर दोस्तों लो हो जाता है ना हमारा, तो हमारे मशीन या इंस्ट्रूमेंट जो भी चल रहे हैं आगे, वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद और एक डेफिनेशन क्या पूछी जाएगी, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के अनुपात को भी पावर फैक्टर कहते हैं। किसके? रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के। तीनों डेफिनेशन में कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, और नीचे ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इन राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका उपरोक्त सभी। क्लियर है भाई? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो 1% भी गलत ना होना चाहिए। किलोवाट और केवीए के अनुपात को भी पावर फैक्टर कहते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच के कोण के कोसाइन को भी पावर फैक्टर कहते हैं, और रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के अनुपात पर, रेजिस्टेंस भी एक बाधा है और इंपीडेंस भी एक बाधा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाजमी आपको अच्छे से इसको कवर कर लेना है भाई। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए और किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा, इकाई पावर फैक्टर कब होता है? इकाई मतलब दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर कब होता है? तो आप कह दोगे प्योर, पी आर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो उसके अंदर यूनिटी पावर फैक्टर होता है, यानी 1 लिख सकते हो आप। ठीक है, पावर फैक्टर दोस्तों कभी भी 0 नहीं होता और कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता, 1 और 0 के बीच में रहता है हमेशा पावर फैक्टर। ये बात आपको नोट करके चलनी है। ठीक है, एग्जामिनर ना किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन घुमा सकता है। पावर फैक्टर होता है हमेशा 0 से 1, 1 से 10, या -0 से -10, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात जो है ध्यान में रखनी है कि जो हमारा प्योर सर्किट होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, उसके अंदर पावर फैक्टर होता है हमारा हमेशा 1। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आरएल सर्किट के अंदर कैसा होता है पावर फैक्टर? ठीक है, आरएल मतलब इसमें देखो आरएलसी, आर एल सी 3 प्रकार के सर्किट होते हैं। आर को कहते हैं रेजिस्टिव, और एल को कहते हैं इंडक्टिव, सी को कहते हैं कैपेसिटिव। 3 प्रकार के सर्किट होते हैं, और तीनों ही प्रकार के सर्किट के अंदर अलग अलग पावर फैक्टर होता है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हमने पूछ लिया प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे प्योर रेजिस्टिव के सर्किट के अंदर यूनिटी पावर फैक्टर होता है। क्लियर है भाई? अब पूछ लिया गया प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर, प्योर एल के अंदर, प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे लेगिंग होगा। क्या होगा? मैंने एल लिख दिया, एल का मतलब समझ लेना लेगिंग। अब लेगिंग होता क्या है ये भी आपको समझ में जरूरी है, आना है। देखिए लेगिंग और लीडिंग समझने का कोई खेल है ही नहीं, आपको इसमें डूबना ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना ना याद रखना है, करंट पीछे रह गया और वोल्टेज आगे चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया गया करंट पीछे रह गया और वोल्टेज आगे चल रहे हैं, इसको मतलब ये लेगिंग है। क्या है ये? लेगिंग है। करंट आगे चल रहा है, पीछे वोल्टेज चल रहा है, वोल्टेज करंट, करंट यहाँ चल रहा है, वोल्टेज जो है पीछे चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है लीडिंग। बस इतनी चीज़ याद रखनी है। आप एक चीज़ याद रख लो ना,
आप यूँ याद रखो कि करंट पीछे चल रहा है लेगिंग है, करंट आगे चल रहा है लीडिंग है। क्लियर अभी करंट का ध्यान रखना, अपने आप पावर फैक्टर समझ में आ जाएगा। लीडिंग लूडिंग के लपड़े में पड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है भाई। सिंपल सी भाषा के अंदर समझ लेना है लेगिंग क्या है और लीडिंग क्या है। आप कह दोगे करंट पीछे चल रहा है तो आप कह दोगे लेग है, लेग मतलब लेगिंग है, और लीडिंग आ गया तो आप कह दोगे करंट चल रहा है भाई आगे। वोल्टेज से, वोल्टेज को यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे। क्लियर है भाई। अब पूछ लिया गया हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे लेगिंग होगा। प्योर इंडक्टिव, इंडक्टिव को मैं लिखता हूँ एल से, क्या लिखता हूँ एल से। इंडक्टिव मतलब हमारा कोइलों वाला। देखिए एक तो कोइलों वाला सर्किट होता है, एक रेजिस्टेंस वाला सर्किट होता है, और एक होता है हमारा कैपेसिटर वाला सर्किट। तीन प्रकार के हमारे सर्किट होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार के कोई भी हमारा घर के अंदर लोड जुड़ा होना इन तीनों से बाहर नहीं जाता, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। क्लियर है भाई। ये हमारा बस ये याद रखना है आपको, इंडक्टिव है ये तो आर से रेजिस्टिव हो जाएगा, सी से कैपेसिटिव हो जाएगा, सिर्फ इसी को ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं एल। क्लियर है भाई। अब पूछ लिया गया प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर, पूछ लिया गया प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर, तो आप कहोगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर हमारा पावर फैक्टर लेगा लीडिंग। क्या रहेगा लीडिंग, क्योंकि कैपेसिटर पावर फैक्टर को सुधारता है, और पावर फैक्टर सुधरेगा ना दोस्तों तो करंट आगे कर देगा, वो करंट को पकड़ के सीधा झटके से आगे कर देगा। ये ले भाई यहाँ चल तेरी जगह ये है, वोल्टेज को पीछे कर देगा, करंट को आगे कर देगा। कैपेसिटर का काम ये है। अब पूछ लिया गया इंडक्टर का काम क्या है। ये इंडक्टर तो कभी जो है सिस्टम का सत्यानाश कर दे है, ये करंट को पीछे कर देता है, हमें करना आगे है, ठीक है। करंट तो हमारी इज्जत है, हमने इज्जत को पीछे कर दिया तो हमारा क्या हाल होगा देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट जो है पीछे चलता है, और रेजिस्टिव सर्किट के अंदर तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है, इसमें तो करंट और वोल्टेज दोनों बराबर चलते हैं। ये ऐसा बाणस है, ये करंट और वोल्टेज को दोनों बराबर रखता है भाई, तू भी यहाँ है तू भी यहाँ है। ये थोड़ा सा भेदभाव करता है, ये करंट को आगे कर देता है, वोल्टेज को पीछे कर देता है भाई। क्लियर है। तीन प्रकार की चीजें समझ में आ गई, सारा सौदा समझ में आ गया, आपको कुछ भी नहीं समझना इसके अलावा, ठीक है। अब हम तुलना कर लेते हैं छोटी छोटी चीजों की, क्या क्या तुलना करनी है। अब आपको दे दिया गया तीन प्रकार के सर्किट, आर एल सी। क्लियर है भाई। तीन प्रकार के सर्किट यहाँ पे लिख दिए मैंने। आर के अंदर तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है भाई, ये वोल्टेज को भी बराबर रखता है, करंट को भी बराबर रखता है। क्लियर है भाई। आर के अंदर प्योर, ये प्योर है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। सेशन बहुत लंबा होने वाला है, समझ लिया मुद्दा क्लियर है, नहीं समझे तो फिर गोड़ है सौदा भाई तारा, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा आ गया कैपेसिटिव सर्किट। अब कैपेसिटिव सर्किट इसके अंदर लेगिंग हो गया, हमारा एल लग गया ना, तो इसके अंदर लेगिंग है और इसके अंदर लीडिंग है। अब लीडिंग लेगिंग तो आपको समझ में आ गया, अब बताने की जरूरत है ही नहीं। अब कभी एग्जामिनर क्या करेगा, कमांड दे देगा, ऐसे दे देगा आरएल सर्किट के अंदर, आरएल दे दिया, ठीक है, रेजिस्टिव दे दिया, इंडक्टिव भी दे दिया। तो इसमें क्या रहेगा, जहां पे एल दिख जाए ना तुरंत गोली मार दो। एल दिखते ही आप यूं समझना कि बात चल रही है लेगिंग की, इसकी बात चल रही है लेगिंग की। कैपेसिटर एल लग गया ना, जहाँ कोयल लगी, कोयल को तो पावर फैक्टर को कोयल से सख्त नफरत है। जैसे ही कोयल लगी ये करंट को पीछे कर दे ठाके, भाई तू पीछे चल भाई, ठीक है। अब इनकी बनती नहीं है ना, जो इंडक्टर होता है इनको एल से लिखते हैं, ठीक है, इंडक्टेंस इंडक्टर, ठीक है। ये जो इंडक्टिव लोड होता है इसको पावर फैक्टर से नफरत है, पावर फैक्टर को इससे नफरत है। ना ये पावर फैक्टर का गना जाता, ना पावर फैक्टर इनके गना जाता, ठीक है भाई। जैसे ही होगा ये करंट को ले दे के बाद करंट पे ही आ जानी है, करंट को पीछे कर देगा, बस ये चीज आप ध्यान में रख लो, आपका मुद्दा क्लियर है। लगभग तो 90% टॉपिक ही क्लियर है आपका, ठीक है। अब पूछ लिया गया आरएल के साथ, ठीक है, आरएल श्रेणी परपथ में, श्रेणी सीरीज भी पूछ लेते हैं कई बार, क्या पूछ लेते हैं, श्रेणी और सीरीज में पूछा जाए तो भी लेगिंग रहेगा, तो भी करंट पीछे रहेगा। पैरेलल पूछ लिया जाए तो भी करंट को पीछे ही रहना भाई। क्लियर है। तो ये दोनों ही कंडीशन के अंदर इसका ध्यान में रख लो। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया आरसी सर्किट के अंदर, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, लीडिंग, क्योंकि रजिस्टर के अंदर भी पावर फैक्टर अच्छा होता है, कैपेसिटर के अंदर भी अच्छा होता है, तो आप ठाके वो करंट ना आगे कर देना है। ये लो जी लीडिंग होता है, बताओ और क्वेश्चन बताओ। तो इसमें पूछ लिया जाए श्रेणी में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है, तो समान होता है दोनों के अंदर इक्वल रहेगा, दोनों के अंदर लीडिंग रहेगा। तो ये मुद्दा आपको समझना जरूरी है। पावर फैक्टर का सौदा के है, पावर फैक्टर चीज़ के है। पावर फैक्टर भाई अपना जो पूरा सिस्टम चल रहा है ना उसको कंट्रोल करता है। मान लो किसी भी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर लोगे ना तो भाई बट्टा बैठ जाएगा उसका। पावर फैक्टर मतलब करंट तो पीछे कर दिया, वोल्टेज आगे कर दिया, वोल्टेज आगे के टिक्का कटवाओगे, वोल्टेज का काम ही कौन है, सिस्टम करंट पर चलना है, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान में रखना है लीडिंग और लेगिंग क्या होता है, इससे क्लियर हो जाएगी आपके सारे डाउट। अब एक चीज और पूछी जाती है, देखो एक चीज ऐसे पूछी जाएगी कि अल्टरनेटर को मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्टकट में, सारे नाम लिखेंगे तो भाई वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है।
टी से लिख दिया मैंने ट्रांसफार्मर। अब अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर के अंदर पावर फैक्टर कैसा होगा, तो ये आप कहोगे लोड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, लोड पर। अल्टरनेटर का पूछ लिया जाए तो आप कहोगे लोड पर डिपेंड करता है, ट्रांसफार्मर का पूछ लिया जाए तो लोड पर। ठीक है, लोड जैसे जैसे बढ़ेगा पावर फैक्टर लेग होता जाएगा, यानी लेगिंग होता जाएगा भाई। क्लियर है। अगर अल्टरनेटर का पूछ लिया जाए चाहे पूछ लिया जाए ट्रांसफार्मर का, ठीक है, ये कहता है लोड पर डिपेंड। क्लियर है। अब हमारी कोई 3 फेज मोटर पूछ ली भाई, 3 फेज मोटर के अंदर पावर फैक्टर कैसा हुआ, कोई भी 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन पूछ ली, मान लो ज़्यादा तो स्क्विरल केज का ही पूछते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है, तो आप कहोगे लेगिंग होता है। क्या कहोगे, लेकिन क्योंकि लोड कौन सा लग गया, इंडक्टिव लग गया भाई। लोड कौन सा, इंडक्टिव लगते ही आप समझ जाना। ठीक है। अब जो हमारी 3 फेज की कोई भी मोटर पूछ ली तो आप कहोगे लेगिंग पावर फैक्टर होगा भाई। ठीक है। कई बार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 0.6 रहता है। ठीक है। अब पावर फैक्टर को सुधारेंगे कैसे, तो पावर फैक्टर को सुधारने की भाई साहब 3-4 विधियाँ होती है। इसके अंदर एक तो लगाओ आप सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर करती क्या है, अब ये भी रामलीला है। देखिए सिंक्रोनस मोटर क्या करेगी, जो अब सिंक्रोनस मोटर लगाएंगे कब, जब पावर फैक्टर लो हो जाएगा। पावर फैक्टर लो हो कब जाएगा, जब करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहे हैं, यही तो है। इसी को तो सुधारना है, इसको पकड़ के आगे करना है बस। इसको कौन आगे करेगी, सिंक्रोनस मोटर आगे करेगी। सिंक्रोनस मोटर आगे करेगी कब, जब ओवर एक्साइट पर चलाएंगे, ओवर एक्साइट पर। ठीक है। ये ओवर एक्साइट, अंडर एक्साइट और लेवल एक्साइट 3 प्रकार की एक्साइटेशन होती है भाई। ठीक है भाई। ठीक है, ये हमारी 3 चीज़ें हैं, ये है, ये है, ये है। ठीक है। इसको बोल देंगे अंडर एक्साइटेशन, इसको बोल देंगे लेवल एक्साइटेशन। क्लियर है भाई। इसको बोल देंगे ओवर एक्साइटेशन। जब इस पर चलती है तो पावर फैक्टर को सुधारती है, इस पे चलती है तो बराबर रखती है, इस पे चलती है तो पावर फैक्टर लॉस हो जाता है हमारा। ठीक है। तो आपको ओवर एक्साइटेशन पर मोटर को चलाना है, सिंक्रोनस मोटर को, और ये क्या करेगी, करंट को उठा के वोल्टेज से आगे कर देगी, हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। कैपेसिटिव सर्किट क्या काम करता है, यही कैपेसिटिव सर्किट काम करता है। कैपेसिटर उठा के, करंट पीछे चल रहा है ना, उसको उठा के आगे कर देगा, ये ले भाई पावर फैक्टर सुधार दिया हमने। ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैपेसिटर का जो हमारा एक फेज एडवांसर होता है उससे भी पावर फैक्टर सुधार सकते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पावर फैक्टर सुधारने के। ठीक है। ये आप कहोगे ओवर एक्साइटेशन से हमारी सिंक्रोनस मोटर चलाकर और हमारा कैपेसिटर लगाकर, कैपेसिटिव लोड लगाकर भी आप पावर फैक्टर को सुधार सकते हो। अब यहाँ से किसी भी प्रकार का किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। इस क्वेश्चन में एसी सर्किट में पावर घटक क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इनमें से मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए आपके। ठीक है। पावर फैक्टर की 3 डेफिनेशन होगी हमारी। इसको कई बार हिंदी में लिख देता है, वो क्या करेगा, सक्रिय शक्ति और आभासी शक्ति, आभासी शक्ति कई बार हिंदी में लिख देगा, आभासी शक्ति। ये हमारी होती है KW, ये हमारी होती है KVA। ठीक है। ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर की रेटिंग किस में लेते हैं, तो आप कह दोगे KVA में लेते हैं। अब रेटिंग वाला मुद्दा तो मैंने बहुत ज़्यादा समझा रखा है। ठीक है। रेटिंग अलग अलग जरूर याद करनी है आपको। तो ये इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसी सर्किट में से। कौन से में से, एसी सर्किट के अंदर या एसी के अंदर पावर फैक्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ना पूछा जाए ना एग्जाम में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एग्जामिनर जरूर लाजमी पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। क्लियर है। अब यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी तरीके से बेहतरीन अंदाज से हमने जो है राज इलेक्ट्रिकल स्टडी पर कोर्स लॉन्च कर रखा है। ठीक है। तो प्ले स्टोर में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर ले, और उसी टॉपिक की तो आपको वीडियो देखनी है और उसी टॉपिक का आपको टेस्ट देना है। ठीक है। सारे टेस्ट सीरीज उसी में इंक्लूड है, सब कुछ उसी में दे रखा है हमने। ठीक है भाई। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें हमारी ऐप को, और डाउनलोड करके सारी वीडियो एक बार जी टिका के देख लें। ठीक है। सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। डेली की डेली 2-2, 3-3 वीडियो उसमें अपडेट मिलती रहेगी। डेली की डेली टेस्ट सीरीज उसमें मिलती रहेगी। ठीक है। पुरानी वीडियो भी ऐड है उसमें, सारी वीडियो आप आसानी के साथ देख सकते हो, टोटल मुद्दे को समझ के याद कर सकते हो। कहने का मतलब ये है। ठीक है। किताबी ज्ञान अलग होता है और आपको समझने का ज्ञान अलग होता है। वो समझने का ज्ञान है वो दोस्तों हम करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार के कॉमन पॉइंट से लिया जाता है। स्टार कनेक्शन की बात आ गई। स्टार कनेक्शन में जो न्यूट्रल तार है वो कॉमन जो है क्या लिखा हुआ है, कॉमन पॉइंट से लिया जाता है। तो कॉमन पॉइंट से लिया जाता है तो इसमें देखिए एकल वाइंडिंग नहीं होगा, 4 वाइंडिंग नहीं होगा, 2 वाइंडिंग नहीं होगा, 3 वाइंडिंग। ये बात सही है, क्योंकि स्टार और डेल्टा कनेक्शन बनता किस में है। देखिए स्टार आप सिंगल फेज की सप्लाई में तो बना नहीं सकते। ठीक है। आप बनाओगे 3 फेज की सप्लाई में, और 3 फेज की सप्लाई में 3 वाइंडिंग चाहिएगी ऐसे। ठीक है। अब ये हमारा स्टार पॉइंट होता है, ये मोटर के अंदर लगा कैसे होता है, ऐसे
ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से ये स्टार हमारा बन गया, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार तीनों के कॉमन पॉइंट, तीन वाइंडिंग के कॉमन पॉइंट से होता है भाई। क्लियर है। स्टार डेल्टा में से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आज आज आपको मैं बता देता हूँ, चाहे आपका चंडीगढ़ का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे आपका हो हिमाचल का, किसी भी देश विदेश का एग्जाम हो, एएलएम टेक्निकल से रिलेटेड, आपको स्टार डेल्टा से क्वेश्चन ना मिले तो ठीक है, हमारी वीडियो मत देखना कभी भी, ठीक है भाई। अब आ जाइए स्टार डेल्टा के अंदर, ये सौदा क्या है। देखिए स्टार डेल्टा के अंदर क्वेश्चन किस किस लेवल के पूछे जाएंगे, आपको वो बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। स्टार के अंदर क्या होता है, डेल्टा के अंदर क्या होता है, हमारी 3 फेज की सप्लाई जो होती है ना, वो होती है दोस्तों 415 वोल्ट। 403 फेज ऐसे लिखा होता है, 415 वोल्ट हो जाती है, 415 फ्रीक्वेंसी हो जाती है 50 CS। अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, जो छंद प्रतिछंद अपने मान में तब्दीली करके चले, बदल के चले, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर है जी। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसके अंदर पूछा जाएगा स्टार और डेल्टा में अंतर क्या होता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये इधर लिख दिया मैंने स्टार और इधर लिख दिया मैंने डेल्टा। अब इसमें एक ही चीज़ आपको याद में रखनी है कि हम स्टार्टिंग के अंदर जो है मोटर को स्टार में क्यों चलाते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो भाई हमारे आसपास जो है वो कॉलेज में आ जाए, एक दिन दिखा भी देंगे हम, ठीक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या करता है, मोटर को सबसे पहले हम स्टार में चलाते हैं। स्टार में चलाते क्यों हम मोटर को, देखिए जितने भी हमारी जो 3 फेज की मोटर होती है ना, उनके रोटर का रेजिस्टेंस लगभग कम होता है, और उसको हम 415 की 415 वोल्ट दे देंगे ना, तो मोटर हमारी जल जाएगी भाई, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर हम वोल्टेज हम कम देते हैं, क्या करते हैं, कम देते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐसे लिखते हैं लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 होता है हमारा फेज वोल्टेज। ये क्या होता है, फेज वोल्टेज। क्लियर है भाई। अब ये चीज़ याद होगी ना आपको, तो सारा स्टार डेल्टा का सारा मुद्दा समझ में आ गया आपको। अब इसमें कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। जो लाइन वोल्टेज, देखिए लाइन वोल्टेज क्या होती है, फेज वोल्टेज क्या होती है, ये भी आप समझ लीजिए। 3 प्रकार के हमारे फेज हैं, ठीक है। और ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा न्यूट्रल है, ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है। क्लियर है भाई। अब न्यूट्रल और फेज के बीच में जो वोल्टेज मापोगे ना, उसको तो बोलते हैं फेज वोल्टेज। क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज। जो पैर में चीज़ लग जाती है ना दोस्तों, उसको पहले पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, फेज वोल्टेज। और जब कोई भी 2 फेजों के बीच आप वोल्टेज को मापेंगे, उसको कहेंगे लाइन वोल्टेज। उसको क्या कहेंगे, लाइन वोल्टेज, सॉरी ऐसे लिखना था, लाइन वोल्टेज। क्लियर है भाई। अब ये कह रहा है कि लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज होनी चाहिए, ठीक है। जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के √3 का मान क्या होता है, 1.732, 1.732। अब ये हमें फेज वोल्टेज निकालने हैं या लाइन वोल्टेज निकालने हैं, मान लो हमें फेज वोल्टेज निकालने हैं, तो ये 1.732 जो है, ये यहाँ क्या आ जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, 732, ठीक है। अब लाइन वोल्टेज हमारी है 415, इसको भाग देना है 1.732। अब इसको आप सॉर्ट आउट कर लोगे तो लगभग 239 वोल्टेज आ जाएंगे भाई, ये मिलेंगे स्टार्टिंग के अंदर। जब हम मोटर को स्टार में चलाएंगे ना, तो 239 वोल्टेज मिलेंगे। बेशक 3 फेज की सप्लाई हो, मोटर को मिलेंगे 239। मोटर ने चलना शुरू कर दिया भाई, मोटर ने चलना शुरू कर दिया जाएगा, तो तब हम डेल्टा के अंदर कर देंगे मोटर को, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 हट जाएगा भाई। अब फेज वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगी। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज 415 लाइन वोल्टेज है, तो फेज वोल्टेज भी कितनी हो जाएगी, 415। जितनी आ रही है उतनी मिल रही है। ये हमारा स्टार डेल्टा का लफड़ा होता है सारा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, टॉपिक क्लियर है भैया आपका, ठीक है। अब इसके अंदर स्टार के अंदर मोटर को इसलिए चलाते हैं क्योंकि मोटर को वोल्टेज मिलती है 239 वोल्ट। क्लियर है। डेल्टा के अंदर मोटर को चलाते हैं क्योंकि डेल्टा के अंदर मोटर को पूरे के पूरे मिलते हैं। अब आ जाओ करंट की बात, ये तो होगी भाई वोल्टेज की बात। अब करंट में इसका उल्टा होता है। करंट क्या होता है, स्टार के अंदर तो होता है लाइन करंट, इसको मैं ऐसे लिख दूं, लाइन करंट। ये हमारा करंट है, लाइन करंट √, ये तो हमारा इक्वल रहेगा। अब इसके अंदर √ हो गया ना, तो जो हमारा फेज करंट होगा वो इक्वल रहेगा। अब इसमें √3 हो जाएगा, ये हमारा लाइन करंट है, √3 ये हमारा हो जाएगा फेज करंट। इसको मैंने I लिख दिया, I से लिखते हैं ना करंट को। तो इसके अंदर करंट √3 होता है, इसके अंदर करंट बराबर होता है। इसके अंदर वोल्टेज √3 होता है, इसके अंदर वोल्टेज बराबर होता है। बस ये चीज़ें आप समझ लो, आपका पॉइंट सारा क्लियर है। आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, स्टार डेल्टा में से पूछा गया तो, और स्टार डेल्टा में से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 200% गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। स्टार और डेल्टा का लफड़ा सिर्फ इतना ही है। क्लियर है भाई। स्टार में क्या होता है, डेल्टा में क्या होता है। स्टार के अंदर सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है आपको, स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज होता है, तो इसमें इक्वल होता है। इसमें मोटर को 415 वोल्ट पीछे से आ रहे हैं, 415 मिलेंगे भाई।
क्लियर है। इसके अंदर करंट बराबर होता है, इसके अंदर करंट √3 होता है। क्लियर, ये सारी चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कभी भी गलत नहीं होगा भाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, स्टार और डेल्टा की आकृति कैसे बनाएंगे। देखिए ये हमारी स्टार की आकृति है, इसको एक बार बना के समझ लो ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा गलत नहीं होगा। A1 मैंने इसको लिख दिया, इसको मैंने A2 लिख दिया, इसको मैंने B1 लिख दिया, B2, और ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है। जब 2 वाले पॉइंटों को सभी को जोड़ दिया और इनको हमने सप्लाई के साथ जोड़ दिया, ये जो पॉइंट बनता है इसको बोलते हैं हम स्टार कनेक्शन। कौन सा बोलेंगे, स्टार कनेक्शन। अब आ जाओ हमारे डेल्टा कनेक्शन में भी ऐसे ही बनाएंगे, आकृति जो हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए ये हमारा है A1, ये हमारा है A2, ये हमारा है B1 B2, और ये हमारा है C1, ये है हमारा C2। क्लियर है भाई। अब इसमें डेल्टा बनेगा कैसे। देखिए A1 का पहली कॉइल का अंतिम सिरा दूसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ, दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा तीसरी कॉइल के पहले के साथ, और तीसरी कॉइल का अंतिम सिरा पहली कॉइल के पहले के साथ। ये जो आकृति बनती है, यहां से जो कनेक्शन आपके निकलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। क्या बोलेंगे, RYB, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा कनेक्शन बोलेंगे भाई। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अगर पहली कॉइल का अंतिम सिरा जो है दूसरी कॉइल के पहले के साथ, दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा तीसरे के पहले के साथ, तीसरी कॉइल का अंतिम सिरा पहले के साथ जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो किस प्रकार की आकृति होगी, तो आप लगा के आ जाओगे डेल्टा। क्या लगा के आ जाओगे, डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा ऐसे बना के देख लो, ऐसे और बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि डेल्टा की आकृति ऐसे भी दे सकते हैं ना। ठीक है, ये हमारा क्या है, A1, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये हमारा है C2। अब पहली कॉइल का अंतिम सिरा दूसरी की पहले के साथ जुड़ा हुआ है भाई, दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा तीसरी की पहले के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरी कॉइल का अंतिम सिरा पहले के साथ, तीसरी कॉइल का अंतिम सिरा पहले के साथ। क्लियर है भाई। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, स्टार और डेल्टा से संबंधित। क्लियर है, स्टार डेल्टा के कनेक्शन इस प्रकार से बनते हैं और इस प्रकार से आप टोटल क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है, इसलिए हमारी ऐप के ऊपर सारी टेस्ट सीरीज अटेंड करें। ठीक है, सारी वीडियो देखें, वीडियो को 2 बार देखना है भाई, वीडियो को 2 बार देखने से आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अब क्या लिखा हुआ है, एक चक्कर में किसी AC के EMF या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को, ऊंचे मान को, सबसे ऊंचे मान को पीक पॉइंट ढूंढ लो यहाँ पे। ठीक है, पीक ढूंढ लो, आपका क्लियर है। इसको कहते हैं पीक वैल्यू, ना तो औसत वैल्यू, RMS वैल्यू कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। RMS का पूरा नाम क्या होता है भाई, आप कह दोगे रूट मीन स्क्वायर। RPM का पूरा नाम क्या होता है भाई, RPM, इसका कह दोगे राउंड पर मिनट। RMF का पूरा नाम क्या है भाई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे आपसे, एग्जामिनर फुल फॉर्म ही दे देता है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से रिलेटेड दे देंगे, जब 70 क्वेश्चन टेक्निकल देंगे तो। क्लियर है भाई। तो जो किसी चक्कर की ऐसा चक्कर है, इसका ये अपना चक्कर है, इसका इस पॉइंट का पूछा गया उच्चतम विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को, इसको कहते हैं पीक वैल्यू। क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। ये हमारी यहाँ पे आ जाती है हमारी औसत वैल्यू, ये माइनस में चला जाता है भाई। इनके कुछ नाम होते हैं, लेकिन एग्जामिनर पूछता है सिर्फ पीक वैल्यू के बारे में, तो इसको कह देंगे पीक वैल्यू। क्लियर है भाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। किसी चक्कर में किसी AC के EMF या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को कहा जाता है हमारा पीक वैल्यू। ठीक है, एक हमारा इसमें श्रिंग मान होता है, एक पीक वैल्यू होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है, कई चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें सिर्फ याद रखना है पीक वैल्यू के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बताया गया है, निम्नलिखित विधियों में से एक को पहचाने जो केवल 3 फेज लोड की आपूर्ति करने में सक्षम है। निम्नलिखित विधियों में से, यहाँ विधियाँ दिखाई गई है, इसमें कहा गया है एक को पहचाने जो केवल 3 फेज के लोड की आपूर्ति करने में सक्षम है। ठीक है, 3 फेज की। स्टार में 3 फेज की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। दोनों स्टार और डेल्टा कनेक्शन, ये भी नहीं है। इंटर स्टार ऐसा कोई कनेक्शन बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे डेल्टा। निम्नलिखित विधियों में से एक को पहचाने जो केवल थ्री दिया गया है इसमें। ठीक है, केवल 3 ऐसे दे दिया जाता ना, जो सिंगल और 3 फेज दोनों की आपूर्ति करने में सक्षम है, तो आप स्टार डेल्टा दोनों लगा देते। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए 3 फेज की लोड, इसमें स्टार भी सही रहता, स्टार से भी आप सिंगल फेज 3 सही ले सकते हो, या ये भी क्वेश्चन सही रहता है। इसने सिर्फ और सिर्फ कहा है केवल 3 फेज लोड की आपूर्ति के लिए सक्षम है, तो आप लगाओगे डेल्टा। कोई भी फैक्ट्री है, क्वेश्चन पूछ लिया गया किसी भी फैक्ट्री में जो है कौन सी सप्लाई जो है सुचारू रहेगी या सक्षम रहेगी, तो क्वेश्चन दे दिया गया 3
3 फेज 4 वायर, ठीक है, 3 फेज 2 वायर, ऐसे दे दिए ऑप्शन। तो आप कहोगे सिर्फ 3 फेज, क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर न्यूट्रल का कोई रोल नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 फेज की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मोटर जो लगी होगी ना, कोई भी मोटर लगी होगी वो 3 फेज की लगी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है भाई, यहाँ पे सिर्फ डेल्टा समझना है आपको, ठीक है। डेल्टा की आकृति और डेल्टा के क्वेश्चन सारे समझा दिए हैं मैंने, ठीक है। तो निम्नलिखित वीडियो में से एक को पहचाने जो केवल 3 फेज की बात आएगी तो आप कह दोगे डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो 1% भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, धारा और वोल्टेज के बीच के फेज के अंतर को के रूप में जाना जाता है। फेज के अंतर को के रूप, धारा और वोल्टेज के बीच के फेज के अंतर को किसके रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। पीक वैल्यू नहीं, औसत वैल्यू नहीं, तत्काल वैल्यू नहीं, फेज अंतर। इसको क्या कहेंगे, जब धारा करंट और वोल्टेज के बीच में अंतर हो गया, फेज का अंतर हो गया, तो उसको फेज अंतर के नाम से ही जानेंगे भाई। क्या जानेंगे, फेज के अंतर के नाम से, ठीक है। आगे पीछे रहने से हमें पता चलता है कि पावर फैक्टर कौन सा है। अग्रगामी, कई बार हिंदी में लिख देते हैं अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब क्या है, लीडिंग। पश्चगामी का बोल दिया, पश्चगामी। पश्चगामी को क्या कहते हैं, लैगिंग, ठीक है। दोनों प्रकार के पावर फैक्टर मैंने करवा दिए हैं। पावर फैक्टर को जो है लिखते हैं कोस फाई से। किससे लिखते हैं, कोस फाई से। अग्रगामी का मतलब है वोल्टेज जो है पीछे चल रहे हैं, करंट आगे चल रहा है। पश्चगामी का मतलब है करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहे हैं। तो ये हमारी कंडीशन बनेगी भाई हमारे धारा और वोल्टेज के बीच में, जो पावर फैक्टर को डिफाइन करेगा। मैंने पावर फैक्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है करवा दिए हैं। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध है। अब बात कर ली गई है भाई डेल्टा के अंदर। यही क्वेश्चन सेम डिटो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब आपने मैंने एक एक चीज़ समझा दी है आपको। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज ये हमारी है लाइन वोल्टेज, ठीक है। फेज वोल्टेज ये हमारी है फेज वोल्टेज, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है भाई। एक दूसरे से क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा कनेक्शन की बात कर लेगी तो आपको राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी। डेल्टा कनेक्शन के अंदर जो है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होती है, इक्वल टू होती है भाई, एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और डेल्टा के कनेक्शन के अंदर कोई भी न्यूट्रल पॉइंट उपलब्ध नहीं होता। स्टार के अंदर जो है न्यूट्रल पॉइंट जो है उपलब्ध होता है। क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो 1% भी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने इसलिए एक क्वेश्चन बार बार डाले हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है, सारी वीडियो 2-2 बार देख लेनी है भाई, ठीक है। और सारी टेस्ट सीरीज अटेंड कर लेनी है। हमारी बैच की यही क्वालिटी है कि हम सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे, कचरा दिमाग के अंदर नहीं लेके आना अपने को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भार इंडक्टिव लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणक पावर फैक्टर हो जाता है। अब ये मैंने चीज़ आपको समझा दी है, अब आप आसानी के साथ बता दोगे भाई। इंडक्टिव लोड हो गया हमारा, लोड किस प्रकार का हो गया, इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड जोड़ने पर करंट कहाँ होगा, तो आप कहोगे करंट जो होगा वो पीछे होगा। पीछे को बोलते हैं लेगिंग, लेगिंग को बोलते हैं पश्चगामी। क्या बोलते हैं, पश्चगामी, ठीक है। ये हमारा मान लो वोल्टेज है और ये हमारा है करंट, बस ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। कोण पश्चगामी, पश्चगामी इनके बीच जो ये कोण बन रहा है ना, ये पश्चगामी बनेगा, ठीक है, लेगिंग के अंदर बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से आकृति भी दे सकते हैं कि ये आकृति क्या दिखा रही है, तो आप कह दोगे ये पश्चगामी है। पश्चगामी का मतलब है ये लेगिंग है, ठीक है। अगर यहाँ आ गया तो करंट क्या हो गया, आगे हो गया। करंट क्या हो गया, आगे हो गया। इसको मैंने साफ कर दिया, मान लो ये है नहीं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अग्रगामी हो गया। अब क्या हो गया, अग्रगामी। यहाँ लेवल में हैं दोनों, तो आप कह दोगे यूनिटी पावर फैक्टर है। करंट और वोल्टेज क्या चल रहे हैं, समान रूप से चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा पश्चगामी, अग्रगामी या अनंत। अनंत पावर फैक्टर कभी भी नहीं होता। का पावर फैक्टर 3 ही कंडीशन में मिलेगा, एकांक यानी यूनिटी, इसको लिखेंगे यूनिटी, ठीक है। अग्रगामी जिसको बोलेंगे लीडिंग, और हम बोलेंगे पश्चगामी यानी लेगिंग। क्लियर है भाई। इस प्रकार की 3 कंडीशन पावर फैक्टर के अंदर बनेगी। तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे और एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे भाई। अब अगला क्वेश्चन आप खुद बता सकते हो, अगला क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के अंदर संग्रहीत्रीय भार यानी कैपेसिटर लोड लगा दिया। अब पावर फैक्टर बता दो क्या होता है। कैपेसिटिव लोड लगाते ही पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, अग्रगामी हो जाएगा। कैपेसिटिव लोड लगाते ही पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, अग्रगामी हो जाएगा, यानी आगे चलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया भाई। तो अब आपको ना यूनिटी बताना है, ना पश्चगामी, ना अनंत। अनंत तो पावर फैक्टर कभी होता ही नहीं है। अनंत क्या होती है, अनंत स्पीड होती है। अनंत स्पीड कब होती है, जो हमारी
जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है उसकी अनंत स्पीड होती है, जो हमारी ऐसी सीरीज मोटर होती है उसकी अनंत स्पीड होती है। ठीक है, तो ये स्पीडें इसकी बहुत भयानक हो जाती है। जैसे हमारी लोड के अंदर अगर शंट मोटर का फील्ड ओपन हो जाए ना, तो शंट मोटर की स्पीड अनंत हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो कुछ मोटरों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जिनको अनंत के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्या लिखा हुआ है। स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से काम करता है। स्टार टू स्टार, स्टार बीच में टू स्टार, दोनों के दोनों कनेक्शन स्टार में है भाई। ठीक है, स्टार टू स्टार कब काम करेगा, जब धारा उच्च हो। धारा उच्च का कोई रोल नहीं है भाई, धारा ज़्यादा होगी ना तो कोई भी हमारा सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर सकता। ठीक है, करंट ज़्यादा होने का मतलब ही नहीं है, करंट ज़्यादा बढ़ने का मतलब है भाई हीट बढ़ रही है। अरे हीट बढ़ेगी ना तो चाहे वो मोटर के अंदर है, चाहे मानस के अंदर है, चाहे किसी भी चीज़ के अंदर है, आपका लॉस ही लॉस होना है, सही ढंग से कोई काम नहीं कर सकता। वोल्टेज उच्च हो, ये भी कोई बात जची नहीं। ठीक है, लोड संतुलित हो और लोड असंतुलित हो, राइट ऑप्शन तो फंसा हुआ है इनके अंदर। ठीक है, अनबैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड किसे कहेंगे, बैलेंस लोड किसे कहेंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन फंस गया यही, तो इसमें कहेंगे हम राइट ऑप्शन डी। लोड संतुलित हो, लोड बैलेंस होना, स्टार और डेल्टा, स्टार और स्टार ट्रांसफार्मर सब तब सही ढंग से काम करेगा जब लोड क्या होगा, बैलेंस होगा, तीनों फेजों के ऊपर लोड जो है वो बैलेंस होगा। इस प्रकार के कनेक्शन का उपयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब स्टार स्टार कनेक्शन कहाँ यूज करेंगे, तो आप कहोगे हाई पावर वाले वोल्टेज और जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं हाई पावर वाले, वहाँ पे इस प्रकार के कनेक्शन का यूज किया जाता है। अब बैलेंस लोड कौन सा होगा और एन बैलेंस लोड कौन सा होगा। हमारी मान लो गाड़ी है, गाड़ी के 4 पहिए हैं, चारों पहियों पे इस पे भी समान लोड है, 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 तो उसको कहते हैं कि बैलेंस लोड है। ठीक है, अब ये हमारा 3 फेज है, इसके अंदर भी हमारा एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी 7 एम्पेयर का लोड है, इसके अंदर भी 7 है, इसके अंदर भी 7 है, तो इस प्रकार के लोड को हम कहेंगे हमारा बैलेंस लोड। इसके अंदर 12 एम्पेयर है, इसके अंदर 16 एम्पेयर है, इसके अंदर 70 एम्पेयर है, तो इस प्रकार के लोड को कहेंगे अनबैलेंस लोड। क्लियर है, जब इस प्रकार के लोड के अंदर स्टार बनता है तो यहाँ करंट शून्य कभी नहीं होता, यहाँ करंट क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता, कुछ मात्रा में यहाँ करंट होगा। जब 7 एम्पेयर है, 7 है, 7 है, तो यहाँ करंट का मान क्या होगा, शून्य होगा, करंट का मान क्या होगा, शून्य होगा। इस कंडीशन के अंदर मान शून्य होगा और इस कंडीशन के अंदर मान शून्य नहीं होगा। बैलेंस और अनबैलेंस लोड इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार की लोड, जो मोटर लोड होती है तो मोटर के अंदर 3 कॉइलें लगी होती है, मोटर के अंदर 3 कॉइलें, तीनों की टर्न रेशो बराबर है, तो यहाँ 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मोटर प्रकार के लोड को हम कहते हैं वो बैलेंस लोड होता है। अनबैलेंस लोड कौन सा होता है, जैसे हमारे एक कोई कॉलोनी के अंदर फेज जा रहा है, एक हमारी कोई मान लो कोई वाटर सप्लाई के अंदर फेज जा रहा है, एक फेज कोई मान लो कहीं फैक्ट्री के अंदर जा रहा है, यहाँ कुछ लोड है, यहाँ 27 एम्पेयर का लोड है, यहाँ 30 एम्पेयर का लोड है, यहाँ 61 एम्पेयर का लोड है, इस प्रकार के लोड को क्या कहेंगे, अनबैलेंस लोड कहेंगे। ठीक है, तीनों फेजों के ऊपर अलग अलग प्रकार के लोड को कहते हैं अनबैलेंस लोड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कह दोगे डी। स्टार टू स्टार कनेक्शन सही ढंग से तभी काम करेगा जब कनेक्शन कौन से होंगे, हमारे स्टार टू स्टार, यानी लोड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अनबैलेंस और बैलेंस लोड में से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्या बता रहा है। किसी प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। कोई भी मोटर है, ठीक है, उसको आपको स्टार्ट करना है, तो ऐसे कौन से कनेक्शन करोगे आप कि उसके अंदर वोल्टेज क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन एक हिसाब से। तो डेल्टा स्टार्टर नहीं, डेल्टा स्टार्टर नहीं, स्टार डेल्टा स्टार्टर बिल्कुल सही बात है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार में कनेक्शन को इसलिए लगाते हैं क्योंकि वोल्टेज क्या मिले, 239 वोल्ट, 3 फेज में वोल्टेज लेते हैं 415 वोल्ट। क्लियर है भाई, किसी भी प्रेरण मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज कम करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग के अंदर जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है ना, वो करंट ज़्यादा लेती है। करंट क्या लेती है, ज़्यादा लेती है, जिससे लाइन वोल्टेज में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। ठीक है, और लाइन वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए मोटर के अंदर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि पहले मोटर को स्टार में चला देते हैं ताकि मोटर हमारी थोड़ी सी चल जाए और विद्युत धारा का मान कम हो जाए, करंट क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। और जब मोटर पूरी गति पकड़ लेती है ना लगभग से, तो हम मोटर को डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं, 415 वोल्ट के 415 वोल्ट हम मोटर को दे देते हैं भाई। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत हो गया तो ये टॉपिक देखने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। ठीक है, ये टॉपिक देख के भी अनदेखा कर दिया, इसलिए हमारी टॉपिक ना हम कोई भी वीडियो डालें ना पूरी जरूर देखा करें आप। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ है। अब ये क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हो कि लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या है। लाइन वोल्टेज किसे कहेंगे, दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज को, किन्हीं दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज को हम कहेंगे लाइन वोल्टेज। ठीक है, फेज वोल्टेज किसे कहेंगे, फेज और न्यूट्रल के बीच उपलब्ध वोल्टेज को कहेंगे हम फेज वोल्टेज। ठीक है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, दो फेज के अंदर वोल्टेज माप ली, लाइन वोल्टेज है। एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच वोल्टेज माप ली तो हमारी है फेज वोल्टेज। तीन प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, इंपॉर्टेंट बनते हैं भाई। आपको हर एक चीज़ को क्लियर करते चलना, ताकि एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन गलत तो हो ही ना। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने से आपके काफ़ी सारे डाउट तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। 2 बार क्वेश्चन पढ़ लिया ना आपने तो आपके काफ़ी डाउट वाले क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया गया भाई, निम्नलिखित में से किस विधि में थ्री फेज सप्लाई और एक थ्री फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई भी जुड़ सकती है। वही क्वेश्चन आ गया घूम के, कौन सी ऐसी सप्लाई है जिसके अंदर आपको एक थ्री फेज सप्लाई भी मिल सकती है और एक सिंगल फेज की सप्लाई भी आपको मिल सकती है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो आप आसानी के साथ बता सकते हो कि स्टार कनेक्शन के अंदर आपको थ्री फेज सप्लाई भी मिल जाएगी, RYB भी मिल जाएगी, और न्यूट्रल मिलाकर आप सिंगल फेज की सप्लाई भी ले सकते हो। क्लियर है, तो इसमें आपको बताना क्या है, कुछ भी नहीं बताना, बस एग्जामिनर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेगा। एग्जामिनर लैंग्वेज क्या चेंज करेगा, ये लैंग्वेज चेंज करेगा कि निम्नलिखित में से किस विधि में थ्री फेज सप्लाई और एक थ्री फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज की सप्लाई भी मिलेगी, तो आप कह दोगे स्टार कनेक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ लिया गया कि थ्री फेज के अंदर जितनी भी कॉइलें जो लगी होती है मोटर के अंदर कितनी डिग्री पर लगी होती है, तो आप कह दोगे 120 डिग्री पर लगी होती है। ठीक है भाई, ये जो फॉर्म बनेगी इस प्रकार की, इसमें ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, टोटल सर्कल मिला के हो जाता है हमारा 360 डिग्री का। सिंगल फेज की सप्लाई में पूछ ली जाए कि सिंगल फेज मोटर जो होती है उसके अंदर जितनी भी जो हमारी कॉइल लगी होती है, 2 कॉइल स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की जो कॉइल होती है वो कितने डिग्री पर लगी होती है, तो आप कह दोगे वो 90 डिग्री पर लगी होती है। सिंगल फेज में पूछ लिया जाए तो 90 डिग्री बताना है, थ्री फेज में पूछ लिया जाए तो 120, 120 और 120 यानी 360 डिग्री का हमारा टोटल सर्कल होता है। क्लियर है भाई। अब सिंगल फेज के अंदर कई बार क्या करता है एग्जामिनर, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग पूछ ले जाता है। ठीक है, ये हमारी है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हमारी है रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग मोटा तार कम पतला, मोटा तार कम टर्न, स्टार्टिंग वाइंडिंग पतला तार अधिक टर्न, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये हमारी मान लो सीलिंग फैन की वाइंडिंग है तो इसके अंदर 34 नंबर का तार यूज करेंगे, इसके नंबर हम 35 का यूज करेंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड वायर गेज का मतलब क्या होता है पता है, स्टैंडर्ड वायर गेज उल्टा काम करता है, 35 नंबर की तार होगी पतली और 34 नंबर की तार होगी थोड़ी सी मोटी उससे। ठीक है भाई, इस प्रकार से उल्टा चलता है ये, 35 नंबर की तार बिल्कुल पतली होगी, 34 नंबर की तार उससे क्या होगी थोड़ी सी मोटी होगी। तो क्लियर है, यहाँ से तो क्वेश्चन समझ में आएगा। स्टार कनेक्शन के अंदर आप एक सिंगल फेज की सप्लाई भी ले सकते हो और एक थ्री फेज की सप्लाई भी ले सकते हो, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा भाई ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, RMS और AC के औसत मूल्य के अनुपात को यहाँ पे पूछा गया है। RMS और AC के औसत मूल्य, एवरेज मूल्य के अनुपात को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो आप कह दोगे उसको कहेंगे हम फॉर्म फैक्टर। क्या कहेंगे, फॉर्म फैक्टर। क्लियर है, इसमें मान लो मैंने लिख दिया यहाँ फॉर्म फैक्टर, डबल F लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर आगे हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर है भाई, नीचे लिखेंगे औसत मान, औसत मान। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम कहेंगे हमारा फार्म फैक्टर। इसको क्या कहेंगे, फार्म फैक्टर। और फार्म फैक्टर पूछ लिया जाए कितना होता है, फार्म फैक्टर पूछ लिया जाए कितना होता है, तो फार्म फैक्टर होता है हमारा 1.11। अब आया कहाँ से 1 पॉइंट, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा AC का जो RMS मान होता है ना दोस्तों, वो होता है 0.707। ये तो हो रहा है RMS मान। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर कि हमारा AC के अंदर RMS मान कितना होता है, तो आप कहोगे 0.707 होता है। क्यों, क्वेश्चन पूछ लिया जाए औसत मान कितना होता है, तो आप कहोगे 637। ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, RMS मान ये और औसत मान ये, जब इसको आप डिफाइन कर लोगे, इसको जब काट पीट लोगे आप, तो ये आ जाएगा 1.11। ये आता है हमारा इस प्रकार से। क्लियर भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा फार्म फैक्टर। ये मैंने डबल F लिख दिया, ये हमारा हो गया RMS मान, ये हो गया भाई औसत मान। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे पीक फैक्टर,
ये पूछ लिया जाए, पीक फैक्टर मतलब पीक घटक, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? तो आप क्या बताओगे, इसका भी एक वो बन जाएगा पीक फैक्टर, इसको मैं पी एफ लिख दिया, ये पी पावर फैक्टर मत समझ लेना, इसको हम पीक फैक्टर लिख रहे हैं, ठीक है भाई। ये क्या होता है, शिखर मान, ऊपर लिखेंगे शिखर मान और नीचे लिखेंगे प्रभावी मान। क्या लिखेंगे? प्रभावी मान। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? पीक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीक फैक्टर। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आपको नोट कर लेना है। कई बार ना एग्जामिनर फार्म फैक्टर नहीं देता, पीक फैक्टर पूछ लिया जाता है, तो पीक फैक्टर आप इसको कह दोगे, यानी शिखर मान और प्रभावी मान के अनुपात को आप कह दोगे पीक फैक्टर। अब फार्म फैक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप कह दोगे के से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे लिखते हैं? के से, ठीक है। के इक्वल टू हो जाएगा आरएमएस, और बड़े में हम क्या लिख देंगे, हमारा इसका कौन सा मान? औसत मान। कौन सा लिख देंगे? औसत मान। तो ये हमारा हो जाएगा फार्म फैक्टर, और फार्म फैक्टर का मान हमेशा होता है 1.11। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमारा आरएमएस का, तो आप बोल दोगे 0.707, और अगर पूछ लिया जाए आपका औसत मान, तो आप कह दोगे 0.637। इनको जब सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारा आ जाता है 1.1। अब ये भी पता होना चाहिए नहीं कि आया कहाँ से। जब आप क्वेश्चन कोई भी पूछा जाता है तो उसके अंदर आप ये पीछा करना शुरू कर देते हो ना कि ये आया कहाँ से, तब आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन यहाँ से लाजमी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा भाई, कौन सा शब्द विद्युत रोधन की डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य को बताता है? डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य को बताता है। देखो कोई भी डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य होती है ना, वो होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। कौन सी होती है? ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज होती कौन सी है? ठीक है, इसका तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी, अब मान लो कोई इंसुलेशन है, इस इंसुलेशन के इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर तब तक हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे जब तक ये ब्रेक डाउन ना हो जाए, जब तक ये फट ना जाए, जब तक ये ब्लास्ट ना हो जाए, ठीक है। तो वो उस सर्किट की ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है। अब इसकी मान लो हमने 12 kV इस इंसुलेशन को सप्लाई दी, ठीक है। इंसुलेशन मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी मजबूत है, कैसे चेक करोगे आप? तो इसको बीच में तो हमने इंसुलेशन रख दिया और यहाँ वोल्टेज बढ़ाने शुरू कर दिए, यहाँ 12 kV तक हमारा सही चल रहा था, कोई कटाफटा नहीं। 12 जैसे ही 12 से 13 kV होगा तो ये इंसुलेशन फट गया। तो इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज कितनी होगी? तो आप कह दोगे इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज होगी हमारी 13 kV, 13 किलो वोल्ट, ठीक है। अब ये चेक कैसे करते हैं? जैसे हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है ना, ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्ट करते हैं कई बार, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है तो उसके अंदर एक बीकर होता है और उसके अंदर 2 पॉइंट लगे होते हैं ऐसे, ठीक है भाई, ये ऐसे 2 पॉइंट लगे होते हैं, मैं बता देता हूँ ये। और इसको भर देते हैं तेल से, और इसकी जो दूरी रखते हैं वो रखते हैं 2 से 3 mm, 2 से 3 mm। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो इसकी 2 से 3 mm रखेंगे। अब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल ट्रांसफार्मर होता है, हमारा जो ऑयल टेस्टिंग की किट होती है ना, उसके अंदर वेरिएबल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा इनके बीच वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वो तब तक बढ़ाते जाएंगे, मान लो 24 kV तक तो हमारा ये ट्रांसफार्मर, इनके बीच दोनों पॉइंटों के बीच स्पार्किंग शुरू नहीं हुई, जो ये पॉइंट है इनके बीच स्पार्किंग शुरू हो जाती है, वहीं पे वोल्टेज रोक लेंगे। यानी 26 kV पर जैसे ही हमारा ये पहुंचा तो वहाँ पे स्पार्किंग शुरू हुई, तो उसकी इस 26 से तुरंत कम वाली मान लो 25 थी, तो 25 kV वोल्टेज इसकी क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाएगी। क्लियर है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका ब्रेकडाउन से संबंधित, कभी पूछा जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की परिभाषा क्या होगी? जो अपने अंदर इतने वोल्टेज समा सके जो बिना फटे अपने अंदर वोल्टेज को रोक सके, उस केवी वोल्टेज की सीमा जो अपने अंदर बिना फटे हुए वोल्टेज को रोक सके, तो उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। क्लियर है भाई? तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरेस्टिंग लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का लाभ है? क्वेश्चन तो अच्छे लेवल का ही है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, इनमें से कौन सा अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का लाभ है? अल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई की बात कर ली गई है सबसे पहले तो, एसी सप्लाई की। एसी सप्लाई को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जो 100% अपने मान में परिवर्तन करके चले,
इसको एसी कहते हैं। जो डायरेक्ट चलता है उसको डीसी कहते हैं। डायरेक्ट डीसी करंट की कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ये कम खतरनाक होता है, डीसी ज़्यादा खतरनाक होता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया कौन सी प्रकार की सप्लाई का झटका ज़्यादा खतरनाक होता है, तो आप कह दोगे डीसी सप्लाई का झटका ज़्यादा खतरनाक होता है। कौन सी सप्लाई का? डीसी का, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रभाव करता है भाई, डायरेक्ट चलेगा सीधा। अब ये क्यों, अब क्वेश्चन पूछ लिया गया ये क्यों खतरनाक कम है, एसी का सप्लाई क्यों खतरनाक कम है और ये खतरनाक क्यों ज़्यादा है? तो एसी का खतरनाक इसलिए होता है दोस्तों, देखिए कोई भी जो ये एसी का झटका जब हमें लगता है ना, तो एक तो बार तो ये पीक पॉइंट पे जाता है, फिर यहाँ पे आके शून्य हो जाता है। हमें करंट का मान एकदम शून्य भी होता है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी होती है कि शून्य के बाद तुरंत ये माइनस में प्लस में जाके तुरंत ऐसे चलेगा ये, ठीक है। अब 1 सेकंड के अंदर 50 फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब 50 सर्कल बनते हैं, तो एक बार ये शून्य भी जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये खतरनाक कम होता है एसी का झटका, क्योंकि एक बार ये जीरो पर भी जाता है। एक बार तो हमें झटका, मान लो हमने किसी तार को छुआ हुआ है ना, तो एक एक उसमें कुछ मिली माइक्रो भी सेकंड ऐसा पॉइंट भी आता है जिसके अंदर हमें करंट क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, लेकिन उस टाइम हम तार से अलग नहीं हो सकते, क्लियर है। इसलिए ये झटका खतरनाक नहीं होता, इसके अंदर कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। ये तो एक बार धक्के चढ़ गया तो शून्य शून्य होने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये तो जब तक आदमी का रेजिस्टेंस खत्म नहीं कर देगा, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, जो आदमी का खून वगैरह है या पानी वगैरह आदमी का खत्म नहीं कर देगा, जब तक शोक ले नहीं गा तब तक ये छूटेगा नहीं, क्लियर है भाई। आदमी को झटका लगता क्यों? क्योंकि आदमी के अंदर पानी और खून की मात्रा होती है, और ये हमारे क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। क्या है? कंडक्टिंग, हमारी चमड़ी है, उसके अंदर खून और पानी दोनों है, तो वो क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। तो वो जब तक उसको खत्म नहीं कर लेगा तब तक हमें झटका लगता रहेगा, क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन आ जाओ हमारा, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का लाभ है? लाभ पूछा गया भाई। तो लाभ के अंदर इसने बताया गया है इसमें 66 किलो वोल्ट की अधिकतम वोल्टेज होती है। सबसे पहला ये ऑप्शन बताया है कि इसमें 6600 किलो वोल्ट की अधिकतम वोल्टेज होती है। उसके बाद बताया गया है इसके द्वारा मोटर की गति को बदलना मुश्किल होता है। नहीं, मुश्किल तो नहीं होता, ठीक है, बदल सकते हैं मोटर की गति। उसके बाद उच्च वोल्टता के कारण कर्मियों के लिए खतरा है। नहीं, उच्च वोल्टेज के बिना हम काम कैसे करेंगे फैक्ट्रियों के अंदर? फैक्ट्रियों के अंदर काम भी तो नहीं कर सकते। कौन सा अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का लाभ है? अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, एक ही बात होगी, लाभ पूछा गया। एसी उपयोग की जाने वाली पतली तार के कारण वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है? नहीं, ये भी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा, इसमें 6600 वोल्ट की अधिकतम वोल्टेज होती है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो जनरेशन वोल्टेज होती है, या ऐसे कह सकते हैं इसकी अधिकतम वोल्टेज जो होती है वो होती है 6600 वोल्ट, ठीक है। उच्च वोल्टेज पर इसका सबसे पहले डीसी की अपेक्षा, यहाँ लिखना था, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी इसमें गलत है, यहाँ डीसी की अपेक्षा एसी का लाभ लिखना था, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का लाभ है, इसमें क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है। अधिकतम वोल्टेज होती है 66 के, ये डीसी की लिखेंगे हम यहाँ। अल्टरनेटिंग करंट डीसी धारा का लाभ है, डीसी का मैच करना था यहाँ से हमें, ठीक है, जिसको 6600 वोल्टेज अधिकतम रेंज हो सकती है डीसी सप्लाई की। और डीसी की अपेक्षा एसी के और क्या क्या लाभ होते हैं? डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ बताने हैं आपको। तो उच्च वोल्टेज पर उत्पादन कर सकते हो आप, सबसे पहले तो एसी सप्लाई को उच्च वोल्टेज पर आप क्या कर सकते हो, उत्पादन कर सकते हो। सेकंड लाभ क्या होगा? ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है, दूर स्थान तक भेज सकते हो कम लागत पर। डीसी सप्लाई की आप ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, डीसी सप्लाई की कोई तार नहीं होती, ना ट्रांसमिशन लाइन होती। डीसी सप्लाई की इसलिए नहीं होती क्योंकि डीसी सप्लाई का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। क्या बढ़ जाता है? खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए नहीं होती। थर्ड नंबर पे आते हैं, ठीक है। इसकी जो मान लो जनरेशन करेंगे ना एसी की, तो वो थोड़ी आसान होती है। संरक्षण उपकरण जो होती है वो इसकी आसान होती है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे आएंगे तो कहेंगे एसी को डीसी में बदलना आसान होता है। एसी को डीसी के अंदर आसानी के साथ बदल सकते हैं। 5 नंबर वाला लाभ ये आएगा कि इसका मरम्मत का खर्च बहुत कम होता है एसी का। एसी के अंदर ज़्यादा खर्च नहीं आता डीसी की अपेक्षा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं भाई। इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसमें 6600 वोल्ट की अधिकतम क्षमता होती है, यहाँ बात रखो आप डीसी की, ठीक है। क्योंकि एसी को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो ना हम, 432 132 के वी, ठीक है, 66 के वी। एसी को तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन डीसी को हम 6600 वोल्ट की अधिकतम वोल्टेज होती है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का लाभ है, ठीक है। डीसी की अपेक्षा एसी की अपेक्षा डीसी का लाभ, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये बनता था भाई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है। तो लगभग आज मेरे हिसाब से इतने ही क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और अभी तक हमारा गारंटी बेस ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, उसके अंदर सारे टॉपिक को ध्यान से ध्यान पढ़ लें, ठीक है। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चलें, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी लेवल का पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।